हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माई सेल्फ केशव झा और मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। ये किसके लिए क्लास है? ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्लास 11 के लिए, जैसे कि आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने अभी लास्ट सेशन में स्टार्ट करा था स्पेशल पर्पस बुक्स, उसमें हमने कैश बुक पढ़ा था। सर ये स्पेशल पर्पस बुक क्या होती है? सर स्पेशल पर्पस बुक वो होती है जिसमें कि ये क्या होती है, जर्नल की सब्सिडियरी बुक होती है। जब बिजनेस की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो एक जगह पे उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम स्पेशल पर्पस बुक बनाते हैं। सर कौन कौन सी बुक बनाते हैं? इसमें हम बच्चे बनाते हैं, एक तो कैश बुक बनाते हैं, उसके बाद परचेज बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। सर परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, इसमें बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस आती हैं। जो भी आपने बिजनेस में परचेजेस क्रेडिट पे करें, सर क्या फर्नीचर हमने क्रेडिट पे करा वो भी आ जाएगा? नहीं बच्चे, वो नहीं। जो गुड्स आप रीसेल करने के पर्पज़ से परचेज करते हैं क्रेडिट पे, वो बस आएगा इसमें। ओके सर। सर सेल के केस में हाँ बिल्कुल। सर अगर मैंने मशीनरी सोल्ड करी तो, या फिर ओल्ड फर्नीचर था वो सोल्ड करा तो, बच्चे जब आप मशीनरी या फिर ओल्ड फर्नीचर सोल्ड करते हो उस केस में ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके सर। तो अरे एक मिनट, कहाँ चल दिए? वेट 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 बच्चे, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आप भी नहीं पढ़ेंगे तो यार फिर क्या मज़ा आएगा फिर पढ़ाने का? हाँ, इसलिए पढ़ते रहिए यार। ओके सर, चलिए हम रुक जाते हैं। बिल्कुल, वो अमिताभ जी कहते हैं ना, आए हैं तो कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। इसी तरीके से अगर आप आ ही गए हो तो कुछ देर देख लो वीडियो, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए आपको। ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, मतलब सर बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। ओके सर, ठीक है। तो बच्चे क्लास स्टार्ट करने से पहले एक स्टूडेंट है, उसका एक डाउट आया था लेजर चैप्टर को लेकर के। मैं एक बार वो डाउट जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। उसने कमेंट करके डाउट पूछा था, तो मैं उसका डाउट जो है एक बार ले लेता हूँ। वो डाउट ये था कि उसे लेजर में ट्रांजैक्शंस पोस्ट करनी थी। ओके, तो देखिए उसने ये कमेंट करके पूछा था मेरे से कि एक ट्रायल बैलेंस बनानी है जिसमें क्या करना है कि 5-6 ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, उसको समझ में मतलब थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो मैं एक बारी पहले 2 मिनट लगा करके वो सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चे, तो आपका जो क्वेश्चन है आपके लिए आंसर ये है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखिए, एक तो आपका, मैं यहाँ पे परफॉर्मा कंप्लीट ड्राफ्ट नहीं कर रहा हूँ, आप वो परफॉर्मा कंप्लीट ड्राफ्ट कर लीजिएगा। ओके सर। देखिए, एक तो स्टार्टेड बिजनेस इज कैश, तो मैंने आपको बताया था जैसे ही आपको पता चले कौन कौन से अकाउंट है वो अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, एक तो कैश का अकाउंट आ जाएगा और एक कौन सा अकाउंट आ जाएगा, एक कैपिटल का अकाउंट आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ओके सर, चलिए ये तो सर हमने कर लिया। ओके जी, नेक्स्ट फिर देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम ए। अब देखिए ए से आपने गुड्स परचेज करा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम दे रखा है। आज से फिर मैं आपको आज बताऊंगा कौन से ट्रांजैक्शन को कब सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रीट करना है, कौन से ट्रांजैक्शन को आपको क्रेडिट पे ट्रीट करना है। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो परचेज अकाउंट बन जाएगा, एक तो परचेज अकाउंट बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, एक आपको बन जाएगा ए का अकाउंट, एज अकाउंट। ठीक है, ए का अकाउंट एक बन गया। सर नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न गुड्स टू ए ₹1000। अब 1000 रुपये का गुड्स ए को रिटर्न कर दिया। ए का अकाउंट तो बना हुआ है, एक परचेज का अकाउंट बना है, बट अब परचेज क्या हुआ, मैंने रिटर्न करा है, तो एक परचेज अकाउंट का अकाउंट बन जाए, क्या बन जाएगा, परचेज रिटर्न का एक लेजर बना दूंगा मैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000 अलाउइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो सेल का अकाउंट बनेगा, एक सेल्स अकाउंट, और एक बनेगा आपको बी का अकाउंट, बीज अकाउंट बनेगा एक यहाँ पे। ठीक है, ओके, आप परफॉर्मा अच्छे से बनाइएगा, मैं बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। रिसीव कैश फ्रॉम बी, तो अब देखिए कैश बी से मिला है फुल सेटलमेंट में। देखिए कैश का अकाउंट कहीं बना रखा है क्या? हाँ जी बना रखा है, बी का अकाउंट भी बना हुआ है। ठीक है, अब फुल सेटलमेंट की बात आ रही है,
जब फुल सेटलमेंट की बात आ रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है सो क्या हुआ होगा, डिस्काउंट मैंने दिया होगा, तो एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बन जाएगा। कौन सा अकाउंट बन जाएगा, एक डिस्काउंट, मैं यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मैंने पहले आपको बताया है, आप एक बार अकाउंट का परफॉर्मा बस बना लीजिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आगे एक सर और देखिए, पेड ए को मैंने दिया 18,500 फुल सेटलमेंट में, तो इसका मतलब फुल सेटलमेंट तो मुझे डिस्काउंट मिला भी होगा। ठीक है, वो कैसे मिला होगा ये देखिए, अब 20,000 रुपये का माल परचेज करा था, 1,000 रुपये रिटर्न कर दिए, 19,000 की पेमेंट करनी थी, मैं कितना कर रहा हूँ, 18,500 ही कर रहा हूँ ना, तो मुझे डिस्काउंट तो मिल रहा है ना 500 रुपये का। चलिए सर, तो ये एक अकाउंट आ जाएगा किसका, एक अकाउंट आ जाएगा आपको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा एक। ओके सर, ठीक है जी, ओके सर। सोल्ड गुड्स वर्थ 7,000 फॉर 9,000 अब गुड्स 7,000 रुपये का 9,000 में बेचा, गुड्स सोल्ड दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं बता रखा है कि कैश पे है या क्रेडिट पे है। जब भी गुड्स सोल्ड दे रखा हो और कैश क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हो, साइलेंट है क्वेश्चन, तो हम उसे कैश ट्रीट करेंगे। तो सेल्स का अकाउंट बना हुआ और कैश का अकाउंट बना हुआ है, इसमें कोई अकाउंट फर्दर बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। देन पेड सैलरी टू मैनेजर, पेड सैलरी टू मैनेजर रुपीज़ 5,000। अब जो मैंने मैनेजर क्या दिया, सैलरी दिया, कितने रुपए, 5,000 रुपये। तो एक ये ट्रांजेक्शन फिर भी ये भी साइलेंट है, जिसको मैं क्या ट्रीट करूँगा, कैश की पेमेंट मैंने करी है, मैनेजर दे रखा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ पे सैलरी का अकाउंट आ जाएगा, सैलरी अकाउंट। ठीक है जी, ओके सर, चलिए ये आ गया। अब देखिए, ये आपने क्या करे, जितने अकाउंट थे वो आपने बना लिए। अब सर क्या करना है, अब बच्चे मैंने आपको बताया था, सिंपल ट्रिक बताया था कि एक बारी बस आपने अकाउंट बना लिया, क्योंकि क्या है कि अगर आप पोस्टिंग करते जाते हो सकता है कोई अकाउंट छूट जाता। अब क्या है, दोबारा 2 मिनट लगा करके क्वेश्चन पढ़िए, वैल्यूज़ पुट करते जाइए। जैसे कि सर, जैसे कि बच्चे अब स्टार्टेड बिजनेस इज कैश, तो एंट्री क्या आएगी, कैश टू कैपिटल, तो कैश में क्या आ जाएगा, टू कैपिटल, कितने से सर, ये आ जाएगा आपको 2 लाख रुपये से, 2 लाख रुपीज़। ओके, कैपिटल में यहाँ पे कैपिटल में आ जाएगा आपको बाय कैश 2 लाख। ओके सर, नेक्स्ट है बच्चे, परचेज गुड्स फ्रॉम ए रुपीज़ 20,000 रुपये। मैंने बताया था ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ए का नाम दे रखा है, कैश की कोई चर्चा नहीं है। तो एक परचेज अकाउंट है मेरा, परचेज अकाउंट, इसमें आ जाएगा 2 एज अकाउंट, कितना जी, एज अकाउंट में आ जाएगा आपको 20,000 रुपये 20,000 रुपीज़। ओके सर, सर दूसरा एक अकाउंट में आएगा, एज अकाउंट बाय परचेजेस, कितना जी, 20,000। नेक्स्ट आपको गुड्स रिटर्न टू ए को गुड्स रिटर्न कर दिया, तो एंट्री क्या आएगी, एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट में कितना आ जाएगा, बाय एज अकाउंट, कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। एक अकाउंट कितना आ जाएगा, टू परचेज रिटर्न 1,000 रुपये। ओके सर, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। देन सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज़ 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अब देखिए दे रखा है 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये जो मेरे गुड्स है वो कितने का बिका होगा, वो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो होती नहीं, तो 9,000 रुपये का बिका होगा वो। ठीक है सर, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, बाय बीज अकाउंट, कितना जी, 9,000 रुपये। ठीक है, हाँ जी सर, ये ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसमें कि बी को 9,000 रुपये दे दिए। अब बी को जो है रिसीव, अब बी के अकाउंट में भी एंट्री आ जाएगी ना, टू सेल्स अकाउंट, कितना, 9,000 रुपये। ठीक, अब दे रखा है इसको मैंने पेमेंट करी फुल सेटलमेंट में पेमेंट करी, इसने मुझे पेमेंट करी, इसका मतलब मैंने इसको डिस्काउंट दिया होगा। तो इसके अकाउंट, बी के अकाउंट में क्या एंट्री आ जाएगी, बी के अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, कितना, 8,800 एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितना, 200 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा ना मुझे। ओके सर, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा है, कैश दिया है ना इसको, तो बाय बीज अकाउंट, कितना जी, 8,800 रुपीज़।
ओके सर। सर नेक्स्ट बच्चे ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर? डिस्काउंट अलाउड में 2, एक मिनट, बी ने मुझे पैसा दिया था ना, हाँ मेरे पास पैसा आया था, मैंने पेमेंट नहीं करी थी ना, मेरे पास पैसा आया था, तो 2 आएगा बीज अकाउंट 8,800 रुपीज़, और इसमें भी डिस्काउंट अलाउड में 2, बीज अकाउंट 200 रुपये। ओके सर, ठीक है सर, ये हो गया। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट है आपको पेड, ए को 18,500 रुपये दिए फुल सेटलमेंट में, ए का अकाउंट क्या है यहाँ पे है, तो बाय एज अकाउंट 18,500 रुपये, और ए के अकाउंट में 2, कैश 18,500, हाँ जी सर ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा इसको मैं, इसका क्या हुआ होगा, डिस्काउंट मुझे मिला होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 500 रुपये, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपीज़ सर। ओके ठीक है सर, ये हो गया सर। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव में आ जाएगा आपको बाय एज अकाउंट, कितना सर 500 रुपये, ठीक है सर। ओके जी, हाँ जी ठीक है। अब देखिए सोल्ड गुड्स वर्थ 7,000 फॉर 9,000 रुपये। अब वर्थ कुछ भी दे रखा हो, आपको परचेज से तो कोई मतलब नहीं है, आपको पता है 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, कैश सेल्स ट्रीट करेंगे इसको हम, तो 2 क्या आ जाएगा, 2 सेल्स अकाउंट 9,000 रुपीज़ एंड बाय कैश अकाउंट कितना जी, तो ये आ जाएगा आपको 9,000 रुपये। देखिए जैसे ही आप देखिए एंट्री देखिए, उसके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट ट्रांसफर करके ख़त्म कीजिए। दोनों को बस क्या करना है ना, ये समझिए एक ट्रांजैक्शन जो है ये समझिए पति पत्नी, अब दोनों को अलग करना है, तो पति के अकाउंट में क्या है, पत्नी के अकाउंट में क्या गया, डेबिट, एक के अकाउंट में डेबिट होगा, दूसरे में क्रेडिट, दूसरे में क्रेडिट होगा, एक में डेबिट। ओके सर। पेड सैलरी टू मैनेजर, मैनेजर को मैंने सैलरी दिया कितना, बाय सैलरी अकाउंट, सर कितना दिया मैंने दिया आपको 5,000 रुपये सैलरी पेमेंट करी मैंने मैनेजर को, तो सैलरी में इतना आ जाएगा, सैलरी टू कैश आ जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। चलिए सर ये तो हो गया। अब सर क्या करना है, अब इसकी बैलेंसिंग करनी है आपको, बैलेंसिंग करना आता है आपको, जो बैलेंस आएगा ना आप क्या बनाइएगा, एक ट्रायल बैलेंस बनाइएगा, क्या बनाइएगा आप एक ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ट्रायल बैलेंस, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट आ जाएगा। यहाँ पे आप अकाउंट पुट करने जाएंगे, जिसका बैलेंस डेबिट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसका क्रेडिट आएगा यहाँ पे आएगा, लास्ट में दोनों बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए ये मैंने आपके लिए जो आपकी डाउट थी उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो ट्रायल बैलेंस बनाने में भी तो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए बस आपने बैलेंस निकालना और बैलेंस पुट करना है, दैट्स इट। ओके सर ठीक है। कौन सा बैलेंस सर, बैलेंस मान लीजिए जिसका बैलेंस यहाँ पे निकलेगा, बैलेंस CD, यहाँ पे जो आप बैलेंस लेकर के आएंगे ये वाला ट्रांसफ़र करके, यहाँ पे जो आपको बैलेंस आएगा ये बैलेंस आप यहाँ लेकर के आएंगे, ये बैलेंस यहाँ चला जाएगा, ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट में चला जाएगा। जिस साइड डेबिट बैलेंस BD होकर के आएगा वो डेबिट में चला जाएगा, जिस साइड बैलेंस क्रेडिट साइड में BD होकर के आएगा वो बैलेंस यहाँ चला जाएगा। ओके सर ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी बच्चे यू वेलकम। चलिए तो अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो जो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट करा था, स्पेशल पर्पस बुक स्टार्ट करा था, हाँ जी सर स्टार्ट करा था, उसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक देखा था, हाँ जी सर देखा था। आज हम उसको थोड़ा सा और फर्दर आगे लेकर के चलते हैं। सर कैसे आगे लेके चलते हैं प्रिंस बच्चे, ऐसे आगे लेके चलते हैं कि आज आपको मैं बताने वाला हूँ डबल कॉलम कैश बुक। क्या बताने वाला हूँ, डबल कॉलम कैश बुक बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो आज जो मैं बताने वाला हूँ डबल कॉलम कैश बुक बताने वाला हूँ। सर ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, अभी बताते हैं आपको क्या होता है डबल कॉलम कैश बुक। और हाँ एक चीज़ और, जो बैलेंस मान लीजिए बी का अकाउंट है या फिर ए का अकाउंट था, अगर उसका बैलेंस 0 हो जाता है, मतलब डेबिट क्रेडिट साइड में कुछ नहीं बचता है, तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ओके सर ठीक है सर। बच्चे बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे हैं।
आज हम पढ़ने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। इससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट्स समझ लीजिए आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स, सर क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स, बता रहे हैं अभी आपको। इंपॉर्टेंट नोट्स, सर पहला इंपॉर्टेंट नोट तो ये है आपका, जब आपको क्वेश्चन साइलेंट हो, मतलब दे रखा है गुड्स परचेजेस, गुड्स सोल्ड, सैलरी पेड, तो वहाँ पे हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, नो मेंशन ऑफ कैश और क्रेडिट, मतलब पर्सन का नेम नहीं दे रखा है, तो ऑलवेज ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। ओके सर। दूसरा ये बच्चे कि जब आपको कैश की चर्चा नहीं है रखी है, मतलब कैश के बारे में कुछ नहीं बता रखा है, सिर्फ ये बता रखा है गुड्स सोल्ड टू ए, गुड्स सोल्ड टू बी, या फिर गुड्स परचेज फ्रॉम ए, गुड्स परचेज फ्रॉम बी, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिश्रा एंड कंपनी, ऐसे करके आपको दे रखा है ट्रांजेक्शन्स, तो उस केस में क्या ट्रीट करेंगे आप, उस केस में आप ट्रीट करेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे दूसरा नोट है, नो मेंशन ऑफ ओनली नेम्स, ठीक है। सिर्फ नेम दे रखा है, अब पेड नहीं बता रखा है, या फिर पेड के बारे में नहीं रखा है। अगर नाम भी दे रखा है, जैसे सैलरी पेड टू मोहन, अगर ये दे रखा है सैलरी पेड टू मोहन, वहाँ पे क्या ट्रीट करेंगे आप, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी अकाउंट को ट्रीट करना है, और वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट होगी। तो मतलब पेड अगर वर्ड आएगा, पेड वर्ड जैसे आएगा तो कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट कीजिएगा। और खर्चे के केस में अगर पर्सन का नाम भी दे रखा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ खर्चे का अकाउंट ही लेना है। ओके सर। मेंशन ऑफ ओनली नेम्स ऑलवेज ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर थर्ड बच्चे, मेंशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट, मतलब कैश एंड नेम, कैश एज वेल एज नेम। तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन है, उसमें कैश भी बता रखा है और क्या बता रखा है सर, उस केस में कैश भी बता रखा है और एज वेल एज क्रेडिट भी मतलब नाम भी दे रखा है, तो फिर भी हम उसे क्या ट्रीट करेंगे, ऑलवेज ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। जैसे गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश 30,000, अब गुड्स सोल्ड टू मोहन दे रखा है, लेकिन कैश की वहाँ पे चर्चा है, तो क्या ट्रीट करेंगे, हम उसे कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे, और उसे हम कैश बुक में लेकर के चले जाएंगे। सर चौथा बच्चे, जब भी आपने फुल सेटलमेंट में पेमेंट करी है, मतलब आइदर पेमेंट मेड और रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, अगर ऐसा है तो ऑलवेज चेक फॉर डिस्काउंट, ऑलवेज चेक फॉर डिस्काउंट, कि मैंने डिस्काउंट, या तो अगर मैंने पेमेंट करी है तो मुझे डिस्काउंट मिला होगा, और अगर मुझे पेमेंट क्या कहते हैं, अगर पेमेंट किसी ने मुझे करी है तो मैंने डिस्काउंट दिया होगा। तो ये हमेशा आपको चेक करना है, इधर पेमेंट मेड और रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। जब क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट जैसे ही वर्ड आएगा, आपका दिमाग एकदम चलना शुरू हो जाना चाहिए कि एक बार देख लेता हूँ कोई डिस्काउंट तो नहीं है। सर डिस्काउंट कैसे चेक करेंगे हम, मान लीजिए आप उसके अकाउंट के लेजर के बैलेंस को देखिए, ठीक है, उसके लेजर में जितना बैलेंस आ रहा है उससे अगर कम पेमेंट करी है, मतलब अगर आपको पेमेंट करना था और आपने कम पेमेंट करी है फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब आपको डिस्काउंट मिला है। और अगर इसी के रेस्पेक्ट में अगर क्या हुआ कि आपने
किसी ने आपको पेमेंट करी है फुल सेटलमेंट, उसके अकाउंट में 10,000 रुपये का बैलेंस आ रहा था, उसने 9,000 रुपये पेमेंट करी है, तो इसका मतलब 1,000 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया है। और जहाँ पे भी पेमेंट लिखा हो, आइदर पेमेंट मेड और रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, ऑलवेज चेक फॉर डिस्काउंट, तो वहाँ पे आप डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा। सर पाँचवा ये बच्चे कि when पेमेंट रिसीव्ड और मेड, या तो आपने पेमेंट आपको मिली हो या आपने दिया हो, when पेमेंट मेड और रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। हाँ जी सर, ठीक है। पेमेंट मेड और रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में मैंने पेमेंट क्या करी है, पेमेंट या तो करी है या फिर मुझे मिला है बाय चेक एंड ऑनवर्ड्स चेक डिसऑनर्ड, तो रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट नीड टू बी मेड। मतलब सर, मतलब बच्चे ये कि आपने या तो किसी को चेक दिया फुल सेटलमेंट, या किसी ने आपको चेक दिया फुल सेटलमेंट में, हुआ क्या, डिस्काउंट तो आपने चेक कर लिया इसी में कि जैसे फुल, तो चेक आपने डिस्काउंट चेक कर लिया कि डिस्काउंट या तो मिला होगा या फिर आपने डिस्काउंट दिया होगा। लेकिन फर्दर क्या हुआ, वो चेक जिसने दिया था या जो आपने चेक दिया था वो क्या होगा, डिसऑनर हो गया। अब आपने जो चेक, आपका जो चेक डिसऑनर हो गया, तो उस केस में जो आपने क्या कहते हैं, आपने डिस्काउंट क्या किया होगा, आपने दिया होगा, तो रिवर्सल एंट्री कर देंगे। सर रिवर्सल एंट्री का मतलब, मान लीजिए मोहन से आपको पैसा आया था 8,000 रुपये फुल सेटलमेंट में, टोटल ड्यू थी 9,000 रुपये की, तो 1,000 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया होगा। एंट्री क्या करी होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अब जब रिवर्सल करेंगे, मतलब रिवर्सल चेक डिसऑनर हो गया, तो फिर से, क्योंकि वो डिस्काउंट तब दिया था मैंने जब मुझे पेमेंट मिली थी, अब तो पेमेंट का कोई मतलब नहीं रह गया ना, तो मैं क्या करूँगा, जो डिस्काउंट मुझे मिला है उसकी मैं रिवर्सल कर दूंगा। सर रिवर्सल कैसे करेंगे, तो फिर से मोहन के अकाउंट को डेबिट करूँगा, बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करूँगा, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी मैं क्या कर दूँगा, क्रेडिट कर दूँगा। ठीक है, इसके अपोजिट मैंने किसी को चेक दिया था, मुझे डिस्काउंट मिला था, और क्या होगा, चेक डिसऑनर हो गया, मतलब चेक बैंक में अप्रूव नहीं हो पाया एनी रीज़न से, चाहे मिनिमम बैलेंस या फिर सिग्नेचर मिसमैच या फिर एन नंबर ऑफ रीजन्स चेक डिसऑनर होते हैं, या फिर आपने पेमेंट करा, आपने चेक स्टॉप करवा दिया, जो भी रीज़न हो, तो उस केस में क्या है, डिस्काउंट आपको मिला था, जो रिसीव हुआ था डिस्काउंट, वो क्या करना है, आपको रिवर्स कर देना। सर रिवर्सल का मतलब, जब आपने जिसको क्रेडिट करा था उसको डेबिट कर दीजिए, जिसको डेबिट करा था उसको क्रेडिट कर दीजिए। सर इसका भी एग्जांपल दीजिए, सेम एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ मैं। 9,000 के लिए आपने क्या करा, फुल सेटलमेंट में 8,000 रुपये की पेमेंट करी कृष्णा को, तो आपने क्या एंट्री करी हुई, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपये, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000 रुपया। अब चेक डिसऑनर हो गया, अब चेक जो डिसऑनर हो गया तो फिर रिवर्सल एंट्री आ जाएगी। सर रिवर्सल एंट्री क्या आएगी, रिवर्सल एंट्री आएगी आपको बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये, कैश अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये, एंड टू कृष्णा अकाउंट 9,000 रुपये से। तो फिर से आपको लाइबिलिटी क्या होगी, कृष्णा की लाइबिलिटी एज इट इज़ आपको 9,000 रुपये देनी ही रह गई। ठीक है सर, ओके जी बच्चे। सर छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट्स है बेसिकली, इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड। सर चेक्स इन हैंड का मतलब, चेक्स इन हैंड का मतलब कि आपको चेक मिला किसी और तारीख में, आपने डिपॉजिट करे किसी और तारीख में, मान लीजिए 27 तारीख को आपको चेक मिला और डिपॉजिट आप उसे 31 तारीख के लिए कर रहे हैं, तो अपने बुक्स में तो एंट्री तभी कर देंगे आप, लेकिन बैंक में जिस दिन डिपॉजिट होगा चेक, उस दिन आप बैंक में उसे ले जा कर के ट्रीट करेंगे मतलब बैंक जो डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तब उसे बैंक वाले में आप रिफ्लेक्ट करेंगे। चेक्स इन हैंड मीन्स चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन अनदर डे। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब चेक आपको मिला है और आपने डिपॉजिट करा है किसी और दिन, तो उस केस में चेक्स इन हैंड आ जाएगा,
ओके सर। सर ये पेमेंट के केस में सर बच्चे पेमेंट से आपको क्या मतलब, आपने तो चेक दे दिया ना आपके बैंक से, तो आपने डेबिट कर दिया। जब आपको चेक मिलेगा, ये किस केस में होता है, ये फिर कस्टमर्स को जो आप सेल करते हैं उस केस में जब आपके पास चेक आएगा और आप उसे किसी और दिन डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में आपको चेक्स इन हैंड से उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और जिस दिन आप बैंक में चेक डिपॉजिट कराएंगे उस दिन आपको बैंक के कॉलम में उसको बढ़ाना होगा और चेक्स इन हैंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके सर। सर एक बच्चे आती है कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री means when a transaction have impact on bank as well as cash on the same time। सर ये समझ में नहीं आएगा, अभी आएगा बच्चे 1 मिनट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रा एंट्री का मतलब कि बच्चे कंट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जब आपके कैश और बैंक में इम्पैक्ट सेम टाइम आता है। सर कैसे आएगा, देखिए डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं आप, हाँ जी सर बना रहे हैं। अब क्या करना है आपने कि कैश जो आपका आया, आपने कैश करा बैंक में डिपॉजिट करा, अब जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश से क्या हुआ, कैश से तो कम हो गया लेकिन बैंक जो है वो बढ़ गया। और आपको पता है कि बैंक अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, और एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है, एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये असेट अकाउंट होता है। हाँ जी सर होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे रूल क्या होता है डेबिट क्रेडिट का, जब आप ट्रेडिशनल से जाएंगे तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और जब आप किससे जाएंगे, जब आप मॉडर्न से जाएंगे तो डेबिट व्हेन इंक्रीज क्रेडिट व्हेन डिक्रीज। तो ये आपको रूल अप्लाई करना है डेबिट क्रेडिट करते टाइम पे 100% टाइम पर आपको यही और सिर्फ यही रूल अप्लाई करना है। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है जी। कंट्रा एंट्री हो गई, हाँ जी सर हो गई। चेक्स इन हैंड हो गया, हाँ जी सर हो गया। ऑनर डिसऑनर्ड हो गया, हाँ जी हो गया। सेटलमेंट हो गई, हाँ जी हो गई। पेमेंट रिसीव्ड, सेटलमेंट फुल सेटलमेंट वाले हो गए, हाँ जी हो गई। कैश का नेम दे रखा है, तो ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए। और ये नोट करने के बाद इसको दिमाग में बिठा लीजिए, आपको कभी भी कैश बुक वाले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, ओके सर। तो ये आप लिख लीजिए एक बार प्लीज़, 1 मिनट में नोट कर लीजिए। चलिए जी, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, ओके सर। सर डबल कॉलम कैश बुक बेसिकली क्या होती है बच्चे, ये होती है कि जैसे आपने सिंपल कैश बुक बनाई थी ना, इसमें हम क्या करते हैं एक बैंक का कॉलम और एडिशनल ऐड कर लेते हैं, जितने भी बैंक की ट्रांजेक्शन्स होगी वो वहीं पे आ जाएंगी और बैलेंस आपको बैंक अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और, 900% केसेस में या तो कैश का बैलेंस नहीं होगा या फिर कैश का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। और बैंक का क्या हो सकता है, बैंक का एक बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सर क्रेडिट कैसे, जब बैंक आपको आपके जो दिए हुए अमाउंट हैं उससे आपको ज़्यादा निकालने की फैसिलिटी देता है। मतलब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे और बैंक आपको 1,10,000 रुपये विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, उस केस में ये होगा आपका जो बैंक है उसका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा और वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ओके सर, सॉरी। हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, ओके सर। देख लीजिए एक बार फॉर्मेट, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। ओके सर, ये पता है हमें। सबसे पहले क्या आता है, डेट, ठीक है।
उसके बाद पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर आपको लेजर फोलियो, फिर कैश का कॉलम एंड फिर बैंक का कॉलम। ओके सर, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगी आपको डेट, यहाँ पे आएगा आपको पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लेजर फोलियो। जब भी आप चाहे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाए या डबल कॉलम कैश बुक बनाए, तो जिस भी एंटिटी का आप बना रहे हो तो उसमें लिख दीजिए इन दी बुक्स ऑफ फलाना, इन दी बुक्स ऑफ राम, इन दी बुक्स ऑफ श्याम, इन दी बुक्स ऑफ घनश्याम, इन दी बुक्स ऑफ नितिन, इन दी बुक्स ऑफ ABC एंड कंपनी। तो इन दी बुक्स ऑफ आप किसके बुक में बना रहे हैं वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैश और यहाँ पे आ जाएगा बैंक, फिर डेट, ये है आपको अमाउंट किस में, रुपीज़ में, ये भी आपका अमाउंट है रुपीज़ में। डेट आ गया, पार्टिकुलर्स, ओके सर, देन लेजर फोलियो, देन आपको कैश अमाउंट रुपीज़ में और बैंक का अमाउंट जो है वो रुपीज़ में। सर डेबिट क्रेडिट का रूल्स मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, कैश एंड बैंक का किस हिसाब से, सर कौन से हिसाब से लिखेंगे आप बच्चे, मैं ये लिखूँगा आपको किस हिसाब से लिखूँगा मैं यहाँ पे आपको, यहाँ मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से लिखता हूँ, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, डेबिट व्हेन इंक्रीजेज, क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेज। ओके सर, ये हमें पता चल गया। अरे आपको सब पता है, मैं तो बस आपको गाइड कर लूँगा, ठीक है जी। ओके सर, सर इसमें और कुछ ध्यान रखने वाली बात जो मैंने बताया है, डिस्काउंट एंड चेक्स इन हैंड, ये दो चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। सर जितने भी पैसे, जितने भी खर्चे होंगे इस साइड क्या आ जाते हैं, इस साइड आपके आते हैं खर्चे, ठीक है, और इससे क्या आ जाती है आपके आमदनी या फिर प्राप्ति, जो पैसे आपके आ गए इधर, या फिर देना, प्राप्ति या फिर भुगतान, देना नहीं भुगतान, भुगतान आ जाएगा इधर। इधर क्या निकलेगा, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस निकलेगा, बैंक का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस आ सकता है, ठीक है जी। हाँ जी सर, ठीक है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन करेगा, कर लेते हैं सर। ओके चलिए तो मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। और हाँ, जब भी आप ये बनाइए, क्या कहते हैं, कैश बुक बनाइए या फिर सिंपल कॉलम कैश बुक बनाइए, डबल कॉलम कैश बुक बनाइए, तो अगर उसमें आपको क्वेश्चन में लेजर बनाने के लिए दे रखा है तो साथ के साथ आप लेजर बना लीजिए। और एक जर्नल एंट्री के लिए भी स्पेस रखिए सर, मतलब बच्चे ये कि जर्नल एंट्री के लिए स्पेस आप रखिए, ताकि अगर उसमें कुछ एक ऐसी ट्रांजेक्शन जैसे डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन है, अब डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन पर्सनस डेटर या क्रेडिटर को इम्पैक्ट करेंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं पे भी कैश बुक में या फिर बैंक बुक में नहीं आएगा। ओके सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। अरे आपको सब आता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम, मैं एक बार इसे क्लीन कर देता हूँ। डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन हम करेंगे अभी। ठीक है सर, तो आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। सर इलस्ट्रेशन भी करेंगे क्या? इलस्ट्रेशन बच्चे ऐसा है, इलस्ट्रेशन तो दे रखा है, तो आप खुद से कोशिश कीजिए। और किसी इलस्ट्रेशन में समझने में दिक्कत हो तो आप क्या कीजिएगा, मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उस इलस्ट्रेशन को भी टेकअप कर लूँगा। अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंगल कॉलम सिंपल कैश बुक दे रखा है, सिंपल कैश बुक दे रखा है।
अभी देखिए ये ना आपको सिंपल कॉलम कैश बुक दे रखा है, तो सिंपल कॉलम कैश बुक का तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी कैश की ट्रांजैक्शन होगी, जो भी पैसा आएगा वो किधर लिखना है, वो डेबिट में लिखना है, और जो क्रेडिट में जाएगा वो क्रेडिट में लिखना है। सर सिंपल कॉलम कैश बुक दे रखा हुआ तो उसमें हम बैंक का भी कॉलम डालेंगे? नहीं बच्चे, अगर सिंपल कॉलम कैश बुक बोला हुआ है तो बैंक की ट्रांजैक्शन को, क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस को, नोशनल एक्सपेंसेस को आपको यहाँ पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक। सिंपल कॉलम कैश बुक के 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप ट्राई करेंगे क्या? एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो बताइएगा फिर मुझे, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक, ये देखिए 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपको। ये क्वेश्चन नंबर है आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड पेज नंबर है आपको 10.38। तो पेज नंबर 10.38। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। अगर आपको 1, 2, 3, 4 में भी कोई भी दिक्कत हो ना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप हिचकिचाइएगा मत, कमेंट करके मुझे बताइएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी टेकअप कर लूँगा। ओके सर, चलिए तो आइए बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं हम ये है आपको बताया है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड द बैलेंस द बुक 31 मार्च 2020। तो आपको क्या करना है, डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स लेके जानी है और बैलेंसिंग करनी है उसकी। सर ओके, चलिए तो स्टार्ट करेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, किसी का नाम नहीं दे रखा है तो हम ब्लैंक लिख देंगे, इन दी बुक्स ऑफ, ठीक है, डैश डबल कॉलम कैश बुक बनाना है ना हमें, हाँ जी सर बनाना है। चलिए तो हम रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले डेट, देन पार्टिकुलर्स, देन आपको कैश अकाउंट, देन बैंक अकाउंट, इससे पहले लेजर फोलियो, फिर आपको डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कंफ्यूज मत होइएगा कि कैश का कॉलम कौन सा है और बैंक का कॉलम, इसलिए लिख लीजिएगा हमेशा डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश अमाउंट रुपीज़, बैंक अमाउंट रुपीज़, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश अमाउंट रुपीज़ एंड बैंक अमाउंट रुपीज़। ठीक है जी, ओके सर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब ये 1 मार्च कौन सा ईयर है, 2020। इस साइड में, दोनों साइड में 2020 पहले लिख लूँगा ताकि मुझे फर्दर कुछ भी एक बार वापस से ईयर देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, ओके जी। अब दे रखा है कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक। तो सबसे पहले मार्च 1 को, मार्च 1 टू बैलेंस, आपको पता ही है ये तो बैलेंस BD, कितना अमाउंट लेके आए हैं, 12,750 रुपये एंड 72,400 रुपये, तो 12,750 एंड 72,400। ओके सर, ठीक है। अब है रिसीव्ड फ्रॉम आशा 1,200 रुपये, कैश 1,200 रुपये, चेक 3,200 रुपये, डिस्काउंट अलाउड 400 रुपये। अब बच्चे देखिए, डिस्काउंट अलाउड के लिए मैंने बताया ना आपको, डिस्काउंट अलाउड जो है वो क्या करना है आपको, उसको आपको सेपरेट एक जर्नल एंट्री बना लेनी है ताकि आपको क्या हो, कभी भी दिक्कत नहीं हो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने में। तो जर्नल एंट्री ये समझ ले, मैं यहीं पे बना देता हूँ छोटा सा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है,
अब देखिए कितना कितना अमाउंट है, डिस्काउंट अलाउड कितना है 400 रुपये, तो आशा के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 2 आशा, कौन सी डेट में, 2 आशा, मार्च 4 2 आशा, कितना सर ये है आपको 1200 रुपये कैश में आया, 3200 रुपये चेक में आया, तो 1200 रुपये आप यहाँ डाल दीजिए, 3200 रुपीज़ आप यहाँ डाल दीजिए। ओके सर। और टू डिस्काउंट अलाउड, क्या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू आशा अकाउंट। सर कितने से बच्चे, ये अमाउंट आ जाएगा आपको 400 रुपये दे रखा है, 400 एंड 400। तो आशा का इसका मतलब कितना पैसा था, 3200, 1200 कितने हो गए, 4400, 4 4800, 4800 रुपीज़। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, कंफ्यूज नहीं होना है, बैंक के चेक का मतलब बैंक की ट्रांजेक्शन है, मार्च 7 बाय सैलरी अकाउंट कितना जी, 25,600 रुपये, 25,600 रुपीज़ बैंक से दिया ना, चेक से। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब देखिए बैंक से कैश विड्रॉ करा है तो बैंक में तो क्या हो जाएगा, बैंक में कम होगा, बैलेंस कम होगा, और कैश में बैलेंस बढ़ेगा, तो ट्रांजैक्शन किधर आ जाएंगी, मार्च 9 को आ जाइए आप, मार्च 9 एंड मार्च 9 को, ठीक है। इसमें बाय कैश लिख दीजिए आप, इसमें आप टू बैंक लिख दीजिए, बाय कैश अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। सर अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपको 21,900, इतना ही है ना, 21,900, हाँ जी सर 21,900, तो इधर 29,900 और इधर 21,900। ओके सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस, अब इंटरेस्ट पेड करा है बैंक ने, उसके जो बैंक बैलेंस था उस पर, तो उससे क्या होगा, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा ना, हाँ जी सर बिल्कुल बढ़ेगा, तो क्या आ जाएगी एंट्री आ जाएगी आपको मार्च 12 को टू इंटरेस्ट अकाउंट लिख लीजिए, या फिर आप इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट लिख लीजिए। कितना इंटरेस्ट मिला है जी, 1200 रुपीज़, किस में जी, सर जी बैंक में मिला है जी। ओके जी, चलिए तो इधर और ये कंफ्यूज नहीं होने के लिए ना, जब भी आप बैंक के कॉलम में जो ट्रांजेक्शन नहीं हो उसको आप डैश लगा दीजिए इस तरीके से, तो क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इधर भी कुछ एंट्री आनी थी या नहीं आनी थी। देखिए, देन परचेज फर्नीचर इन कैश, अब कैश में फर्नीचर करा है, परचेज करा है मैंने, कौन सी तारीख को, मार्च 16 को, मार्च 16, तो बाय फर्नीचर अकाउंट कितना जी, इधर बैंक में नहीं था, कैश की बात हो रही है, तो 16,500, 16,500 रुपये। ओके सर, ठीक है। पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपये, अब चेक से दिया मोहन एंड कंपनी को कितना, 10,900 रुपये, डिस्काउंट मिला 100 रुपये का, एंट्री क्या आ जाएगी, बाय मोहन एंड कंपनी, कितना जी, मोहन एंड कंपनी आपको यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे तो कैश में तो है नहीं, 10,900 रुपये की पेमेंट करी है मैंने, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या आ जाएगा, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने से, 100 से। ये आप अच्छे से फ्रेश में जर्नल फ्रेश पेज पे बनाइएगा ज़रूर, ठीक है सर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट है आपको प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज़, अब कैश विड्रॉ करा है पर्सनल यूज़ के लिए, पता है पर्सनल यूज़ क्या होता है, ड्राइंग्स, कौन सी तारीख को, मार्च 24, ये ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख को थी, मार्च 21 को, मार्च 21, मार्च 24 बाय ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग्स कैश में करी है, हाँ जी सर ड्राइंग्स कैश में करी थी, बैंक में नहीं करी थी, बैंक को मैंने हटा दिया। कितना विड्रॉ करा है, ये करा है आपको पर्सनल यूज़ के लिए 11,600, इतना ही है ना, हाँ जी सर इतना ही है, 11,600।
11,600। देन सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है, नाम दे रखा है, लेकिन फिर भी कैश दे रखा है, तो उसे कौन सी ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे हम? कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे हम। डेट कौन सी है जी? डेट मार्च 29 टू सेल्स। क्या बैंक में कुछ है जी? नहीं है। कैश में कितना है? 14,800। ओके सर। डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक। मार्च 31 को क्या करा? कैश डिपॉजिट कर दिया, तो मतलब कंट्रा एंट्री इधर भी आएगी मार्च 31 और इधर भी आएगी मार्च 31। ठीक है जी। इधर कैश में नहीं बढ़ेगा, इधर बैंक कम नहीं होगा, तो ये मैंने हटा दिया, लिख दिया। अब टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक में यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट। सर कितना जी? सर ये आ जाएगा आपको अमाउंट 21,200 रुपये। 21,200 रुपये। यहाँ पे आ जाएगा आपको बाय बैंक अकाउंट 21,200 रुपये। 21,200 रुपये, ये आपको एंट्री जो है आ गई। ठीक है सर? हाँ जी सर, ये एंट्री आ गई। ओके सर। अब क्या करना है बच्चा? अब करनी है बैलेंसिंग हमें। ओके सर, बैलेंसिंग कर लेते हैं। एक बार खुद देख लीजिए, क्या आपको लग रहा है कि मतलब इसमें ज़्यादा बैलेंस, मतलब इस साइड का क्रेडिट में ज़्यादा हो, बैंक से विड्रॉ हो रखा है? एक बार देख लेते हैं ऐसे नज़र मिला करके। 70,000 रुपये इधर हैं, 25, 21, 46, 10, 56 नहीं, तो इसका मतलब दोनों का डेबिट बैलेंस ही आएगा। कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल लगा लेता हूँ। कितने पैसे थे मेरे पास? ये मैंने टोटल लगा लिया, 12,750 प्लस 1,200 प्लस 21,900 प्लस 14,800। ओके सर, तो ये आपका आ गया 50,650। ओके, इधर भी आप लिख दीजिए 50, बैंक कैश वाले कॉलम में इतना अमाउंट लिख दीजिए आप 50,650। सर बैंक वाले में देखते हैं 72,400। ओके सर। 3,200 ओके जी। 1,200 ओके जी, एंड प्लस 21,200, तो ये आपका आ जाएगा 98,000। इधर भी 98,000 लिख देंगे हम टोटल में। ठीक है सर, लिख दिया। नेक्स्ट बच्चा आप करेंगे बैलेंसिंग। मार्च 31 को करेंगे बैलेंसिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन CD। ठीक है, और यहाँ पे अप्रैल 1 को आ जाएगा APR 1 को आ जाएगा बाय बैलेंस BD। ओके सर, अब बैलेंसिंग करेंगे हम। देखिए 50,650 माइनस 16,500 माइनस 11,600 माइनस 21,200, दैट कम्स टू 1,350। ये बैलेंस आ गया कैश का, और ये बैलेंस कैश का यहाँ पे आ जाएगा 1,350 नेक्स्ट में। और इधर देखिए 98,000 माइनस ये 98,000 है, कंफ्यूज मत होइएगा। 98,000 ही 98,000 माइनस 25,600 माइनस 21,900 माइनस 10,900, आपका कितना आ गया 39,600। ये आपका बैलेंस आ गया। और ये जो बैलेंस आया कितना 39,600, ये यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल 1 को बैलेंस फॉरवर्ड होकर के नेक्स्ट मंथ से। ठीक है? हाँ जी बच्चे, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ जी सर, ये तो हमें आ गया, आपको आ गया। आप 2-3 सम्स इस पे और ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 1-2 सम सॉल्व करेंगे, एक सिंपल। अब इसमें से लेज़र की पोस्टिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए लेज़र की पोस्टिंग कैसे होगी ना, क्या सर बैंक का लेज़र बनेगा? ये देखिए यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे कैश है, यहाँ पे कैश है और यहाँ पे फिर बैंक है। क्या इसका लेज़र बनेगा? अरे नहीं सर, ये तो बना रखा हमने, तो बचा कौन सा?
आशा अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोहन अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। तो ये आपको 7 लेजर क्या करने हैं, बना लेने हैं। ठीक है, अब सर मान लीजिए मैंने ये लेजर बना लिया, तो जो यहाँ पे डेबिट में आ रहा है उसके क्रेडिट में डाल दीजिएगा, और जो यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है उसके डेबिट में डाल दीजिएगा लेजर के। मान लीजिए मैं यहाँ बनाता हूँ आशा के अकाउंट, आशा अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश एंड बाय बैंक, कितना 1200 रुपये एंड 3200 रुपये। और यहाँ पे भी आशा का अकाउंट था ना, तो डिस्काउंट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 400 रुपये। ठीक है जी, ओके सर। मान लीजिए यहाँ पे मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है, सैलरी का अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट लेजर बनाना है मुझे। सैलरी में ये फिगर यहाँ पे आएगी सीधा डेबिट में, इसमें टू बैंक, जो भी कॉलम हो बस कॉलम देखिए पुट कीजिए, कहानी खत्म। उसके डेबिट में आ रहा है, इसके क्रेडिट में आएगा, ये समझिए ना। हर एक ट्रांजेक्शन को ये मान लीजिए आप पति पत्नी थे दोनों, क्या होगा, झगड़ा होगा, तलाक जैसे कराना है आपको वैसे क्या कीजिए, एक के डेबिट में जाएगा दूसरे के क्रेडिट में जाएगा, तलाक करवा दीजिए जी, खत्म हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। ऐसे ही आपको रिमेनिंग अकाउंट भी आपके क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। I have started spoken English classes. If you are interested to speak English and have you tried multiple number of times but still you are facing problem difficulty in speaking English, then in that case I am there for you guys and I have started this course 10 days. This is basically 10 days session. Session 1 has been I have delivered session 1. You just start working. आप मेरे YouTube चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश की, उसमें सेशन 1 स्टार्ट कीजिए। अभी मैंने सेंटेंस फॉर्मिंग बताई है, देन देयर आफ्टर मूविंग फर्दर मैं क्या करूँगा, एक एक स्टेप आपको आगे लेकर के चलूँगा। और देन व्हेन इट कम्स टू दी व्हेन वी अराइव एट द 10th सेशन, देन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, यू विल हैव सच सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश very fluently in a very good manner. That's my promise and I have started this lecture. If any one of you senior persons or your relatives who are interested in speaking English but they are trying from n number of years but facing problem difficulty in speaking English, they do not get that how they can start. So I will just take you from bottom to this level. Seriously guys, reason being बस इसका यही है कि मैंने जो ये कोर्स स्टार्ट करा है इसलिए करा है कि बहुत बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है, आइदर दे वेयर इन व्हाट, आइदर दे वेयर इन बीकॉम लेवल और एमकॉम लेवल, व्हाटसोएवर लेवल, सो दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड. माई बेसिक मोटिव इज दैट ओनली दैट दे शुड ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, कि उनको भी बेनिफिट मिले, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फ्रॉम देम एज वेल. और आइदर यू पेरेंट्स और व्हाटसोएवर, मतलब जो भी आपके सीखना चाहते हैं ना, those who are trying from n number of years but still they do not get succeeded, so I challenge them, उनको सक्सेस मिलेगी and this is my 110% guaranteed. So just revise our today's lecture. आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए. एक जो बच्चे कमेंट आया था लेजर से पोस्टिंग करने का, वो क्वेश्चन सॉल्व करा. देन देयर आफ्टर वी मूव फर्दर टू दी फर्दर कम. मैंने आपको नोट्स बताया कि कौन कौन से किस टाइम पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. एंड मूविंग फर्दर वी हैव सीन द डबल कॉलम कैश बुक एंड completed the question over the double column cash book. So that's it for today guys. Stay healthy, stay safe, take care and don't forget to subscribe and share also. Take care. See you then. Bye bye.